हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त एकता। आज से हम एनटीए नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए बहुत अहम हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में बहुत से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। एक तो कंसेप्ट क्लियर होता है, दूसरा क्वेश्चन की रेपिटेशन होने की वजह से भी हमें बेनिफिट मिलता है। तो आज से हम क्या करेंगे, एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में मैं दिसंबर 2019 का जो पेपर था उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग नॉर्मल कॉस्ट कर्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट हैव अ मिनिमम पॉइंट। इनमें से किस कर्व का मिनिमम पॉइंट यानी कि न्यूनतम बिंदु नहीं होता। पहला है एवरेज कोस्ट यानी कि औसत कोस्ट, औसत लागत। दूसरा है मार्जिनल कोस्ट यानी कि सीमांत लागत। तीसरा है एवरेज वेरिएबल कोस्ट मतलब औसत परिवर्तनशील लागत। चौथा है एवरेज फिक्स कोस्ट यानी कि औसत बंधी लागत। तो जो हमारा है ये देखिए, ये है हमारे कॉस्ट कर्व्स यानी कि लागत कर। अब ये देखिए, ये है एमसी मतलब मार्जिनल कोस्ट कर्व, ठीक है। तो जो मार्जिनल कोस्ट है यानी कि सीमांत लागत है, ये देखिए इसका भी एक मिनिमम पॉइंट होता है, उसके बाद वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है एवरेज वेरिएबल कोस्ट, ये है एवरेज वेरिएबल कोस्ट। ये देखिए, ये रही एवीसी एवरेज वेरिएबल कोस्ट। ये भी एक बार नीचे आती है, न्यूनतम बिंदु आता है और उसके बाद ये उठनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है हमारा एटीसी यानी कि एवरेज टोटल कोस्ट। ये देखिए, ये यू आकार की है, ठीक है जी। तो ये यू आकार की कर्व है, इसमें भी एक न्यूनतम बिंदु मिनिमम पॉइंट है और उसके बाद ये बढ़नी शुरू हो जाती है। देखिए अब एमसी यानी कि मार्जिनल कोस्ट, एवरेज वेरिएबल कोस्ट, एवरेज टोटल कोस्ट, हर एक में एक न्यूनतम बिंदु है और उसके बाद ये इसका न्यूनतम बिंदु ये है, इसका न्यूनतम मिनिमम पॉइंट ये है और इसका भी ये है। तो इसके बाद ये ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो एएफसी है यानी कि एवरेज फिक्स कोस्ट, औसत बंधी लागत, इसका कोई भी न्यूनतम बिंदु नहीं होता, ये गिरती जाती है और उसके बाद ये लगभग यहाँ पे स्टेबल हो जाती है। तो इसका कोई भी न्यूनतम बिंदु नहीं होता, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, एक्स एक्सिस को नहीं छुएगी। ये धीरे 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 गिरती जाती है और नियर ज़ीरो हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी न्यूनतम बिंदु नहीं होता, मिनिमम पॉइंट नहीं होता। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें एवरेज फिक्स कोस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन सही है। जो एवरेज फिक्स कोस्ट है इसका कोई भी मिनिमम पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इकोनॉमिस्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है ये मेनली डेवलप किया था लियोन्टिफ ने, वैस्ले लियोन्टिफ। इन्होंने 1951 में यानी कि 1951 में ये इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो डेवलप हुआ था 1951 में। किसने किया था? लियोन्टिफ ने। ये देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन में है ये लियोन्टिफ, इन्होंने डेवलप किया था। तो इसका हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। फर्स्ट है हॉकिंस साइमंस, लियोन्टिफ, कार्ल मार्क्स एंड गुज़ने। सेकंड है कार्ल मार्क्स, गुज़ने, लियोन्टिफ एंड हॉकिंस साइमंस। तीसरा है गुज़ने, कार्ल मार्क्स, लियोन्टिफ एंड हॉकिंस साइमन। फोर्थ है लियोन्टिफ, हॉकिंस साइमन, कार्ल मार्क्स एंड गुज़ने। तो देखिए ये जो मॉडल है ये मेनली डेवलप किया था लियोन्टिफ ने 1951 में। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जो गुज़ने है उसने टैबुलो इकोनॉमिक्स में इसके बारे में कुछ ना कुछ बताया था। टैबुलो इकोनॉमिक्स जो है वो इसका बेस है। और इसके अलावा सबसे पहले है हमारा गुज़ने, QUES गुज़ने फर्स्ट है। उसके बाद ये डेवलप किया था हमारे किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने जो है
मैट्रिसेस के बारे में बताया था, और हॉकिंस जो ये लियोन्टिफ मॉडल है यानी कि इनपुट आउटपुट मॉडल है, इसका बेस बनाया था। उसके बाद है हमारा लियोन्टिफ, 1951 में लियोन्टिफ ने इसको डेवलप किया। एंड जो हमारा 4th नंबर पे है ये है हॉकिंस साइमंड्स। तो हॉकिंस साइमंड्स ने क्या किया था, कंडीशंस दी थी, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल होंगी तभी हमारा ये जो मॉडल है, ये जो इनपुट आउटपुट मॉडल है ये लगेगा, तभी हमारा सॉल्यूशन उससे होगा। तो जो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है ये है 3। सबसे पहले कूजने ने दिया, उसके बाद कार्ल मार्क्स के बाद इसको फुली डेवलप 1951 में जो है लियोन्टिफ ने किया, और उसके बाद इसमें सेटिस्फाई करने के लिए हॉकिंस साइमंड्स कंडीशन दी गई। तो ये हमारा राइट सीक्वेंस है, राइट ऑप्शन इज़ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड। तो ये जो कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड है ये दिया था SV सीरियसी वेंट्रप ने, यानी कि किसने, SV CIRIACY सीरियसी, SV सीरियसी ने दिया था। इन्होंने ये किस लिए दिया था कि जो ये मॉडल है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, टू फाइंड द और टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक वैल्यूज़ ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल सर्विसेज, यानी कि जितनी भी हमारी एनवायरमेंटल सर्विसेज हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए, हमारे इकोसिस्टम की, हमारे एनवायरनमेंट की इकोनॉमिक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए, यानी कि एस्टिमेट करने के लिए ये मॉडल दिया गया था। इस मॉडल में क्या है, हम जो रिस्पोंडेंट्स हैं यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे सर्वे किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इकोनॉमिक गुड्स को कंज़र्व करने के लिए, हमारी एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए वो कितना जो है वो विलिंग है पे करने के लिए, उनकी विलिंगनेस टू पे का इसमें आइडिया लगाया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक फ़ीचर नहीं है। फर्स्ट है, इट इज़ एन इकोनॉमिक नॉन मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड, बिल्कुल सही है कि इसमें नॉन मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड है। नेक्स्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे बाय द कंज्यूमर्स। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हम ये देखते हैं कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पे करने के लिए कितना विलिंग है, कितना देना चाहते हैं। नेक्स्ट, इससे पहले हम 4th करते हैं, इट इज़ यूज्ड अंडर कंडीशन ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर में भी इसको यूज़ किया जाता है, ये भी सही है। थर्ड है, इट इज़ यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये जो है ये गलत है, सिर्फ एयर पॉल्यूशन के लिए नहीं बल्कि एनवायरनमेंट की हर एक गुड के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये क्या है, ये गलत है। तो इसमें जो थर्ड है वो इसका फीचर नहीं है। योर आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज़ C इज़ इक्वल टू 1/10 क्यूब माइनस 8Q² प्लस 50Q प्लस 300। यहाँ पे हमारी C क्या है, टोटल कॉस्ट, Q है हमारा आउटपुट, और हमें क्या ढूंढना है, इसकी मार्जिनल कॉस्ट ढूंढनी है, सीमांत लागत ढूंढनी है एट Q इज़ इक्वल टू 10, जब हमारी Q क्वांटिटी क्या हो, 10 हो, आउटपुट 10 हो। तो ये कैसे ढूंढते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा C है टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें दे रखा है 1/10 क्यूब माइनस 3Q² प्लस 50Q प्लस 300। तो अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट एट, किस पे निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, Q इज़ इक्वल टू 10 पे, क्वांटिटी 10। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, जब हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q। तो डेरिवेटिव कैसे होता है, डेरिवेटिव होता है DC डिवाइडेड बाई DQ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू Q। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव बेटा, कि जिस पे जो हमारा Q है, जिसमें Q है उसमें Q की एक पावर कम हो जाएगी और उसकी पावर आगे आ जाएगी। जैसे कि 1/10 Q³ है, तो ये 1/10 मल्टीप्लाई Q की पावर 3 है ना, 3 आगे आ जाएगा और Q की पावर एक कम हो जाएगी, 3Q²। ठीक है, अब यहाँ -3 का तो 3 रहेगा, Q² है तो Q की पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगी, Q की पावर एक कम हो जाएगी, 2 में से एक गए 1। ठीक है, यहाँ पे पावर 3 थी, 3 आगे और पावर कितनी बची, 2। यहाँ पे 2 थी तो 2 आगे, पावर कितनी बची, 1 प्लस, अब यहाँ पे पावर इसकी 1 है
तो 1 आगे आ जाएगा, 50 इंटू 1, ठीक है। और इसकी पावर 0, तो किसी की पावर भी 0, 1 माइनस 1 0 होगी, 0 की पावर तो क्या होती है 0, तो क्यू की पावर क्या हो जाएगा 50 बचेगा सिर्फ, और इसके साथ क्यू नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0। तो ये हमने निकाल दिया डी सी बाई डी क्यू। अब हमें निकालना क्या है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट किस पे निकालनी है, जब क्यू की वैल्यू क्या हो 10। यहाँ पे जहाँ जहाँ क्यू है उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 10, 1/10 इंटू 3, क्यू की जगह क्या 10 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2, क्यू की जगह क्या आ जाएगा 10 प्लस 50। तो 1/10 इंटू 3, 10 की पावर 2 का क्या मतलब है 10 इंटू 10, ठीक है, माइनस 3 इंटू, यहाँ 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20 प्लस 50। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 इंटू 3 30, माइनस 20 इंटू 3 कितना बचा 60, प्लस यहाँ पे क्या था 50, प्लस वाले अलग कर लेंगे, 50 प्लस 30 कितना हो गया 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 क्या हो गया हमारा 20। तो अब हम देखेंगे कि इसमें 20 ऑप्शन कौन सा है, 20 ऑप्शन है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो हमारा अगर टोटल कॉस्ट फंक्शन ये है तो क्यू इज इक्वल टू 10 पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिवन द सेविंग फंक्शन एस एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी 100। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे हमें कंजम्पशन निकालना है, क्या निकालना है हमें कंजम्पशन। तो हमें एक तो सेविंग दे रखा है और एक हमें क्या दे रखा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, और क्या है हमारा इक्विलिब्रियम। तो अब इसमें देखें, ये देखिए ये हमारा सेविंग है -20 प्लस 0.2 वाई, इन्वेस्टमेंट क्या है 100 मिलियन। अब हमें क्या दिखाना है इक्विलिब्रियम लेवल में कंजम्पशन। तो इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं, यानी कि एस इज इक्वल टू आई। तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, -20 प्लस 0.2 वाई इज इक्वल टू 100, आई क्या है हमारा 100। तो अब क्या होगा, अगर ये 20 यहाँ माइनस का है तो इस तरफ आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो y वाले अलग कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स अलग कर देंगे। 0.2 वाई इज इक्वल टू 100, 20 इधर आके प्लस का हो गया 100 प्लस 20, तो ये क्या आ गया 0.2 वाई इज इक्वल टू 120, ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ से वैल्यूज़ मिलेगी y की, ठीक है। y की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 0.2 वाई इज इक्वल टू 120 था ना, 0.2 वाई, तो ये देखिए 0.2 वाई इज इक्वल टू 120 ये था हमारे पास। तो y की अब यहाँ 0.2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 0.2। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या, पॉइंट के बाद एक है डिजिट, तो ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई हो, ये गलती से 100 लिखा गया बेटा, यहाँ 10 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। अब इसको काटेंगे तो 122 पे कितने कटेगा 60 इंटू 10, तो हमारा y कितना आ गया 600। तो y होती है हमारी इनकम, इनकम कितनी है हमारी 600। अब हमें सेविंग फंक्शन दे रखा था, अगर हमें सेविंग निकालनी है तो, वैसे हमें यहाँ नहीं पूछा फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर सेविंग निकालनी है तो हम कैसे करेंगे। सेविंग निकालनी है तो ये देखिए सेविंग फंक्शन क्या दे रखा था -20 प्लस 0.2 वाई, वाई की वैल्यू हमारे पे कितनी आई है 600, वाई की जगह 600 पुट कर दो, -20 प्लस 0.2 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120, ठीक है। तो 120 माइनस 20 कितना आ गया 100, हमारी सेविंग भी कितनी आ गई 100। लेकिन हमें निकालना क्या है कंजम्पशन, यानी कि सी निकालना है। सी कैसे आएगा, वाई क्या होता है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो वाई क्या है 600 इज इक्वल टू सी प्लस आई, आई हमें क्या दे रखा है, आई हमें दे रखा है 100, तो 600 इज इक्वल टू सी प्लस 100। अब सी निकालना है 100 इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 600 माइनस 100 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 500। तो हमें कंजम्पशन निकालना था तो कंजम्पशन क्या आ गया हमारा 500, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 500 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आज हमने क्या किए, ये 5 क्वेश्चंस किए हमने
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपके प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर्स की। उम्मीद करती हूँ इससे आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।